And today what I have for you, today I have for you forms of poetry. आज हमें आज जो मैंने टॉपिक लिया है that is forms of poetry. That's a very important topic. And you will come to know जो forms of poetry है, ये जब हम लोग सिलेबस को लेके डिस्कस कर रहे थे, when we were talking about syllabus, उसमें सबसे पहला टॉपिक ये था व्हाट इज पोइट्री, व्हाट इज लिटरेचर, हु इज पोएट, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री. आई हैव टेकन दैट थिंग एंड दैट कंटेंट आई हैव टेकन फ्रॉम बीबीसी का एक वो है ब्लॉग है, वहां से उसको लिया गया है, स्टडिंग पोइट्री करके. तो उसको अभी मैं शेयर करूंगा एंड आई विल टेल यू विच पॉइंट यू हैव टू नोट डाउन, और वो सारी इमेजेस मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूंगा. So I think you are getting my voice and I have to start. Again, I would like to tell you कि today I have for you what? Today I have for you forms of poetry. आज हमारे पास जो आपके लिए वो क्या है? Forms of poetry है. Just sharing with you that image. Yeah, here you get. Today I have for you what? Today I have for you forms of poetry. This is the source of the content. जो source है content का वो क्या है? Bit size. एंड यू फाइंड हियर KS3 एंड BBC का एक कोई प्लेटफॉर्म है, वहां से एक कंटेंट लिया गया है. हाउ टू आइडेंटिफाई फॉर्म्स इन पोइट्री, अंडरस्टैंडिंग पोइट्री, ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड. और क्या क्या इसमें टॉपिक है, यू फाइंड टॉपिक इज व्हाट इज फॉर्म, identifying form in poetry, different forms of poetry, traditional forms of poetry, how form reflects the themes, writing about form, test your knowledge. So these are the topics here, these are the points, and I have taken this content from where bitsize.com, वहां से लिया गया है. So today I will only talk about what? Today I will only talk about forms of poetry. Just sharing with you another image. Yeah, sharing is that is a very significant point here. You find in the second image, you find what? In the second image you come to know about introduction of the forms of poetry. And what is the point ki did you know? What is, did you know the Mahabharata is the longest poem in the world, around 1.8 million words. कह रहे महाभारत जो है दुनिया की लॉन्गेस्ट पोयम है और उसमें कितने शब्द हैं? 1.8 मिलियन वर्ड्स है. While the shortest poem in the world consists of just one letter, जबकि दुनिया की जो सबसे छोटी पोयम है वह केवल वन लेटर में लिखी गई है. इसका मतलब ये हुआ कि जो पोयम हम लोग कंपोज करते हैं वह बहुत छोटी भी हो सकती है और वह बहुत बड़ी भी हो सकती है. एंड यू फाइंड हियर व्हाट? यू फाइंड हियर वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, दैट इज द महाभारत और रामायण. यू विल कम टू नो कि महाभारत जो है दुनिया की लॉन्गेस्ट पोयम है और इसमें जो शब्द है 1.8 मिलियन. नाउ आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्म. जब हम किसी भी चीज को कंपोज करते हैं, किसी भी चीज को लिखते हैं, किसी भी चीज को बनाते हैं या किसी भी चीज को एक शेप देते हैं, तो हमारे दिमाग में एक उसकी इमेज आती है कि इसकी ये शक्ल होगी, इसकी ऐसी सूरत होगी, इसको इस आकार में ढालना है. तो जो हम शक्ल की बात, सूरत की बात, उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक पैटर्न की बात करते हैं, एक सांचे में ढालते हैं, एक खांचे में ढालते हैं, वही चीज क्या कहा जाता है? फॉर्म कहा जाता है. फॉर्म का मतलब ये होता है कि आउटर अपीयरेंस. जब आप ये कहते हैं कि ये लिरिक है, जब आप ये कहते हैं ये गजल है, जब आप ये कहते हैं ये मरसिया है, जब आप ये कहते हैं कि ये पोयम जो है सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, तो उसको पहचानने के कुछ तरीके होते हैं. और किस आधार पे हम पहचानते हैं? वी रिकॉग्नाइज दैट पोयम ईदर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म और कंटेंट. या तो हम उसको फॉर्म के आधार पर पहचानते हैं या तो हम उसको कंटेंट के आधार पर पहचानते हैं. तो कंटेंट का मतलब होता है थिंग्स कंटेंट. कंटेंट मीन सब्जेक्ट मैटर, कि पोयम में कौन सा सब्जेक्ट मैटर लिया गया है. और फॉर्म का मतलब ये होता है उसका आउटर अपीयरेंस. व्हाट यू फाइंड हियर कि टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्म, एंड हियर यू फाइंड कि व्हाट इज फॉर्म. इंट्रोडक्शन टू फॉर्म इन पोइट्री.
पोयम्स कम इन ऑल काइंड्स ऑफ शेप्स एंड साइज। पोयम का कोई एक रूप नहीं होता बल्कि ऑल काइंड्स ऑफ शेप्स होता है और उसका साइज होता है। व्हेन यू टॉक अबाउट फॉर्म्स ऑफ द पोइट्री, इट मीन्स दैट पोयम्स कम्स इन ऑल काइंड्स ऑफ शेप्स एंड साइज। पोयम सारे शेप्स होते हैं, उसके साइज होते हैं। दे आर लेड आउट एंड डिवाइडेड अप केयरफुली बाय द पोएट, और वे पोएट के द्वारा क्या किए जाते हैं, केयरफुली ढंग से उसको डिवाइड किया जाता है, इतने स्टैंजाज में, इतनी लाइंस में। एक तरह से अगर आप ये देखिए कि जैसे कोई अगर मिस्त्री है और वो घर को बनाता है, घर का कंस्ट्रक्शन करता है, तो बाकायदा उसका नक्शा पास होता है, यहाँ पे ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पर जो है आपका वो रहेगा, क्या कहते हैं कि मतलब बेडरूम। आप एक उसका स्ट्रक्चर आप तैयार करते हैं, बाकायदा उसका नक्शा पास होता है, बाकायदा तब जाकर के उस पर काम होता है, देन उसकी पॉलिशिंग होती है, सीमेंटिंग होती है, और फिर यू फाइंड की पेंटिंग होती है, देन यू फाइंड की एक घर का स्ट्रक्चर तैयार होता है। लेकिन उस घर के बनने से पहले आप देखते हैं कि जमीन है, कभी कभार उस जमीन काफी जो है पैरेलल नहीं होती और उसमें गड्ढे होते हैं, उसको पाटा जाता। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जब भी आप कोई चीज क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, जो बनी बनाई चीज हमारे सामने आती है, वो कई दौर से गुजरती है। जब वो कई दौर से गुजर करके एक आकार ले लेती है, तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, फॉर्म कहते हैं। तो इफ आई टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू फॉर्म्स इन पोइट्री, remember that forms in poetry means ki shapes, forms in poetry means size ki what is the shape of the poetry, what is the shape of the poem, what are the sizes of the poem, poem का size क्या है, poem का shape क्या है। when we look closely at a poem, its form and structure can give us clarity on the message and meaning। बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कहा है कि जब हम पोयम को क्लोजली देखें, खास करके उसके फॉर्म और स्ट्रक्चर को देखें, तो हमें पता चलता है कि यह उसी का फॉर्म और स्ट्रक्चर हमें कुछ मैसेज और मीनिंग दे रहा है। इट गिव्स अस सम मैसेज एंड मीनिंग। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको मैंने एक वर्ड कई बार यूज किया कि सोनेट जो है एक तरह का पोयम होता है, और सोनेट 14 लाइन की कविता को कहा जाता है। इफ यू फाइंड 14 लाइन्स, इसका मतलब वो क्या हो गया, वो आपका सोनेट हो गया। लेकिन वही सोनेट कई अलग अलग होता है। पोएट शेक्सपियर के नाम पर शेक्सपियरियन सोनेट, पोएट पिट्राज के नाम पर। तो कैसे हमें पता चलता है कि ये पिट्राज सोनेट है, ये शेक्सपियरियन सोनेट है? कुछ तो अलग होगा ना, तो वही जो कुछ अलग है उसी आधार पे कम द शेक्सपियरियन सोनेट, दिस इज अ पिट्रार्चन सोनेट। उसमें अलग क्या है, उसका राइम पैटर्न। वैसे इन्होंने भी यहाँ पे ये बात कही है कि इंट्रोडक्शन टू फॉर्म इन पोइट्री, व्हेनेवर यू गो विद इंट्रोडक्शन टू फॉर्म इन पोइट्री, you find shapes, you find sizes, you find form, you find structure, you find message, you find meaning, all these things you come. If anyone asks you what is the form, form is the outer appearance of the poem. If anyone say ki what is the form of the poetry, the outer appearance. What is form? The shapes of poetry. What is form? The sizes of poetry. And what is form? You can say ki the whole structure of the poem is known as form. और जब हम पोएम का फॉर्म या स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इट गिव्स अस मैसेज एंड इट गिव्स अस मीनिंग। यहाँ तक क्लियर हो गया? हमें दूसरी इमेज शेयर करना चाहिए क्या? गिव मी योर रिस्पॉन्स क्विकली। Yes, sir. Okay, okay. Now sharing you another image. That's very important. Is another image, and you will come to know what you will come to know. This is another image, and you find here. You find this point. Ki what is form? The form of a poem is how we describe the overarching structure or pattern. सबसे important चीज ये है कि structure or pattern is forms of poetry. A poem is how we describe the overarching structure or pattern of the poem. Some forms of poetry must stick to very specific rules about length. कुछ फॉर्म्स ऑफ पोइट्री ऐसी होती है जिसमें बहुत कठिन होते हैं। वो कठिन नियम क्या होते हैं? उनका एक लेंथ होता है, उनका और उनका एक राइम होता है। Poets enjoy playing with form. They often have fun making and breaking rules. कह रहे जो फॉर्म्स होता है वो क्या होता है, वो ये बताता है कि कभी पोएट कुछ नियम को तोड़ करके दूसरा फॉर्म तैयार करता है,
कभी पोएट कुछ नियम को तोड़ करके दूसरा फॉर्म तैयार करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, कल जब मैंने आपको एलिजी पढ़ाया था तो एलिजी में मैंने आपको ये बताया था कि एलिजी इज अ पोयम ऑन द डेथ ऑफ समवन और द लास्ट ऑफ एलिजी। और एलजी में म्यूजिक का भी यूज किया जाता है, लेकिन वो जो म्यूजिक होगा वो लैमेंटिंग सॉन्ग होगा। हियर आई जस्ट वांट टू टेल यू, अगर एलजी को हमें समझना है तो एलजी को समझने के लिए हमें उसके फॉर्म पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है जितना कि हमें उसके कंटेंट पर ध्यान देना। उसका कंटेंट क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, कंटेंट होगा सब्जेक्ट मैटर। किसी भी पोयम जो एलिजी होता है उसका सब्जेक्ट मैटर ये होता है कि वह एक ऐसा गीत होता है दैट इज कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ समवन और द लास्ट ऑफ एनीथिंग। अगर आपको याद होगा, इफ यू गो विद आई हैव टेकन ब्रेक ब्रेक ब्रेक, मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया इट्स एन एलिजी, यह एक शोक गीत है जो है कितनी लाइनों में लिखी गई है, 16 लाइनों में लिखी गई है। मैंने आपको बताया कि इसमें चार चार लाइन का 4 स्टैंजा है, 4 लाइन्स के स्टैंजा को क्वाट्रेन कहा जाता है। दीज थिंग्स आई टोल्ड यू, आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर हियर कि जब आप उसको तोड़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो कभी उसका फॉर्म, कभी उसका स्ट्रक्चर, कभी उसका पैटर्न, कभी उसका डिजाइन, कभी उसका आउटर अपीयरेंस और कभी उसका कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर आप कहते हैं कि ये पोयम गजल है, तो गजल की कुछ अपनी खासियत होगी, कुछ उसकी ब्यूटी होगी, कुछ उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, देन वी कम टू नो कि दिस पोयम इज गजल। या अगर आप किसी को कहते हैं दिस पोयम इज मर्सिया, ये पोयम मर्सिया है, तो सो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, आई वाज डिस्कसिंग अबाउट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। हम लोग फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को लेकर डिस्कस कर रहे थे एंड आई टोल्ड यू कि फॉर्म्स या स्ट्रक्चर और आउटर अपीयरेंस और यू कैन से कि जो उसका एक शेप है, जो उसका एक डिजाइन है पोइट्री का, कैसे समझा जा सकता। आई शेयर्ड विद यू एन इमेज, मैंने उसको लेकर के डिस्कस किया था। नाउ शेयरिंग यू अनदर फाइल, एक दूसरी फाइल मैं आपको शेयर कर रहा हूं and you will be able to understand the forms of the poetry. And here you find, and what is that, I have gone with these 3 files, and here you find what, this is another thing, identifying the form. You find it here, identifying the form, कि जो पोइट्री होती है उसके फॉर्म को हम कैसे समझ सकते हैं। यू फाइंड हियर कि लुक एट द लेआउट ऑफ अ पोयम, किसी भी पोयम को समझने के लिए हमें उसका लेआउट, लेआउट एक कॉमन वर्ड है, जो उसका एक आउटर स्ट्रक्चर है, जो अपीयरेंस है, हमें उसको देखना चाहिए। लुक एट, तो हमें अगर पोयम को समझना तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लेआउट को देखना पड़ेगा। लुक एट आउट ऑफ द पोयम एंड लिसनिंग फॉर साउंड पैटर्न्स, और हमें जो है क्या करना पड़ेगा, उसके साउंड पैटर्न को समझना पड़ेगा कि कैसे साउंड वहां पर यूज किया गया। व्हेन यू रीड द पोयम यू नो कि व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स हैव बीन यूज्ड बाय द पोएट। जब आप पोयम को पढ़ते हैं देन यू कम टू नो, आपको ये पता चलता है कि पोएट ने कैसे वर्ड्स को यूज किया हुआ है। अगर ऐसे वर्ड्स को यूज किया हुआ है जो बहुत ज्यादा हार्श टोन में, जो बहुत कर्कश है, जो बहुत ज्यादा इस तरह का है कि यू कांट अल्टीमेटली बिलीव, देन यू हैव टू गो, कि उसमें आप देखते हैं जैसे कल हम लोग जब आप पढ़ रहे थे तो कुछ ऐसे वर्ड्स वहां पे यूज किए गए थे जो दुख को दिखाने के लिए, पोएट की जो आत्मा थी वो बहुत दुखी थी, या पोएट वाज इन डीप सारो, पोएट वाज इन एंग्विश मूड, पोएट हैज एगनी, पोएट हैज पेन, उन सब चीजों को लेकर के बात की गई थी। I just want to say only one point. When you read the poem, you have to look at the poem closely. जब आप पोयम को पढ़ते हैं तो आपको पोयम को क्लोजली देखना चाहिए। You have to observe, and what you have to look closely, you have to look the poem very closely, and what is for sound pattern, particularly उसके राइम को देखना चाहिए, उसके रिदम को आपको देखना चाहिए, all these things. Stanzas separate poems into groups of lines. उसका अगर आपने राइम देखा, उसका रिदम देखा, तो आपको साउंड निकल रहा क्या कहना चाहता है। इफ यू यूज द वर्ड ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तो जो ब्रेक है यह एक चीज क्या है, हिंदी में तो उसका मतलब टूटा, लेकिन इसका जो साउंड निकल रहा है, टूटने का मतलब यही होता है कि समथिंग कर्कश है, समथिंग नॉट प्लीजेंट वर्ड, नॉट प्लीजेंट वर्ड, या हमारे कानों को बहुत अच्छा नहीं लगता। तो वही कहते हैं व्हेन यू रीड द पोयम you have to just go with the layout of the poem, you have to listen for sound pattern, you have to go with rhyme, you have to go with rhythm, all these things.
स्टैंजा सेपरेट पोएम्स इनटू ग्रुप ऑफ लाइन। जब आप स्टैंजा की बात करते हैं तो वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ लाइंस दैट सेपरेट पोएम। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है कि स्टैंजास आर व्हाट, स्टैंजास आर ग्रुप ऑफ लाइंस, अ ग्रुप ऑफ लाइंस, कुछ लाइनों के समूह को स्टैंजा कहते हैं। स्टैंजा शब्द जो यूज किया जाता है वो पोइट्री में यूज किया जाता है। पैसेज शब्द जो यूज किया जाता है वो प्रोज के लिए यूज किया जाता है। तो स्टैंजास सेपरेट पोएम्स इनटू ग्रुप ऑफ लाइंस। जो स्टैंजास है वो पोएम को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं इनटू ग्रुप ऑफ लाइंस। वन वाज ऑफ डिस्क्राइबिंग इट स्टैंजास बाय सेइंग हाउ मेनी लाइंस इट हैज। कह रहे कि जब आप जो है स्टैंजा की बात करते हैं देन वी कम टू नो कि कितनी लाइनें उसमें शामिल है। तो अलग अलग लाइनों के समूह को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। टर्स मतलब होता है थ्री लाइन्स स्टैंजा। अ टर्सेट इज अ स्टैंजा लॉन्ग। तीन लंबी लाइन के स्टैंजा को क्या कहा जाता है, टर्सेट कहा जाता है। क्वाट्रेन इज अ स्टैंजा फोर लाइन। चार लंबी लाइन की स्टैंजा को क्या कहा जाता है, क्वाट्रेन कहा जाता है। क्विंट्रेन, क्विंट्रेन का जो होता है फाइव लाइंस, पांच लाइन की स्टैंजा को क्विंट्रेन कहा जाता है। QUINTRAIN, क्विंट्रेन। सेस्टेट इज अ स्टैंजा ऑफ सिक्स लाइन्स। सेप्टेट इज अ स्टैंजा ऑफ सेवन लाइन्स। और ऑक्टेव इज एन स्टैंजा ऑफ नाइन लाइन। ऑक्टेव और ऑक्टेट इस जो ये स्टैंजा है ये क्या होता है, ये नाइन लाइन्स की स्टैंजा को ऑक्टेव कहा जाता है। इसके अलावा और भी स्टैंजा है। जैसे कौन से और स्टैंजा है, एक स्टैंजा आपका होता है कपलेट। कपलेट का मतलब होता है टू, दो लाइन्स के स्टैंजा को कपलेट कहा जाता है। आवाज मेरी सबको जा रही है? यस सर, आ रही। ओके। तो अगर हमें किसी पोयम को समझना है तो हमें उसके लेआउट पर जाना होगा। अगर हमें पोयम को समझना है तो हमें उस पोयम को लिसनिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा और लाउड रीडिंग का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट लिसनिंग का कॉन्सेप्ट एंड लाउड रीडिंग पैटर्न डेवलप करना होगा। दूसरा कौन सा पैटर्न डेवलप करना होगा, क्लोज स्टडी ऑफ द पोयम। पोयम की मीनिंग आपको तभी समझ में आएगी जब आप पोयम की क्लोज स्टडी करते हैं। क्लोज स्टडी का सिंपल सा मतलब होता है कि ठहर करके पोयम पढ़ी जाती है। पोयम इज नॉट द नॉवेल, पोयम इज नॉट नॉट एन एसे। क्योंकि जो पोयम में मीनिंग होती है एक समय में बहुत सारी मीनिंग निकलती है, बहुत सारे पोएट के विचार एक वर्ड में एक लाइन में होते हैं। और पोयम में जो कामा यूज किया गया है, जो पंक्चुएशन मार्क है, उस पर ठहरना चाहिए। देन यू विल कम टू नो या यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द, तब आप पोयम की ब्यूटी को समझ पाएंगे। सो दीज आर द पॉइंट, दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, रिदम आपको ध्यान में रखना है, क्या आपको ध्यान में रखना है, राइम पैटर्न आपको ध्यान में रखना है, साउंड पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। लिसन, यू हैव टू रीड द पोयम, यू हैव टू स्टडी द पोयम क्लोजली। आपको पोयम को बहुत क्लोजली स्टडी करना है। यू फाइंड स्टैंजा होता है पोयम का, यू हैव टू सेपरेट दैट स्टैंजा। स्टैंजा कोई पूछता है कि व्हाट इज स्टैंजा, तो स्टैंजा का मतलब ग्रुप ऑफ लाइन, लाइनों का एक समूह दैट सेपरेट इनटू ग्रुप ऑफ लाइंस, या स्टैंजा सेपरेट पोएम्स इनटू ग्रुप ऑफ लाइंस। और जो आपका स्टैंजा है टर्सेट आपका थ्री लाइंस स्टैंजा, क्वार्टरेन आपका फोर लाइंस स्टैंजा, क्विंट्रियन आपका फाइव लाइंस स्टैंजा, सेस्टेट आपका सिक्स लाइंस, सेप्टेट आपका सेवन लाइंस, ऑक्टेव आपका एट लाइंस। यहाँ नीचे दी गई है पोयम का एक झलक दिया गया है जिसमें बताने की कोशिश की गई है कि एक स्ट्रक्चर पोयम है। एक पोएट है टेनिसन, अभी उनका आपने ब्रेक 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 पढ़ा था। You find that the eagle Alfred Lord Tennyson breaks his poem into two stanzas. पोयम स्टैंजास में दो स्टैंजास में कितनी लाइन स्टैंजास है, तीन तीन लाइन का, वन टू थ्री, तीन लाइन का एक लाइन का स्टैंजा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्सेट कहते हैं। You find that rag asks crooked hands close to the sun lonely lands, ringed with the azure world he stands. Now the second stanza, the beneath him crawls, he watches from his mountain walls and like a thunderbolt he, if you go with, तो यहाँ का जो राइम पैटर्न है, हैंड किससे राइम कर रहा है, लैंड से राइम कर रहा है, लैंड किससे राइम कर रहा है, स्टैंड से।
जो राइमिंग पैटर्न है, हैंड्स, लैंड्स, स्टैंड्स, ये तीनों का राइम पैटर्न ये है, एक ही है। इफ यू फाइंड कि हैंड को अगर आप मान लीजिए ए, तो लैंड भी उसी पैटर्न पर, हैंड लैंड, वही साउंड लेकर के निकल, और यहाँ स्पेलिंग से नहीं पता चला बल्कि साउंड से, हैंड लैंड, फिर आपका स्टैंड, इस पैटर्न पे चल रही है। तो जो इसका राइम है, यह राइम कैसा आपका है, यह राइम आप ए। नाउ जो सेकेंड स्टैंजा है, क्रॉल जो है आपका अलग राइम पे, तो क्रॉल को आपको बी मानना पड़ेगा। ये माना जाता, अपने आप से माना जाता है कि एक ऐसे पैटर्न डेवलप करना पड़ा। ही वॉचेस फ्रॉम हिज माउंटेन, क्रॉल का राइमिंग वॉल से हो रहा है, तो ये राइमिंग क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एंड अलाइक अ थंडर बोल्ट ही फॉल, तो क्रॉल वॉल फॉल सेम साउंड लेके चल रहे, मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब ऊपर की 3 लाइनें एक पैटर्न पे चल रही है, उनका राइम ए होगा। नीचे की 3 लाइनें अलग पैटर्न पे चल रही, उनका राइम आपका अलग होगा, बी बी बी। सो यू कम टू नो अबाउट दिस थिंग की या यू फाइंड कि ये सारी चीजें रही हैं। उसमें उन्होंने बताया कि द फर्स्ट स्टैंजा डिस्क्राइब्स द ईगल पर्च्ड हाई, की पहले स्टैंजा में ये दिखाया गया कि ईगल बहुत ऊंचाई पे जाती है ऑन द माउंटेन, एंड द सेकेंड स्टैंजा डिस्क्राइब्स इट स्वीपिंग डाउन, और दिखाती कि सेकेंड स्टैंजा में ईगल कैसे नीचे की ओर आ रही है। सो इफ यू गो विद दिस पोयम, तो एक तो आपको ये पता चला कि 3 लाइन की स्टैंजा को हम क्या कहते हैं, टर्सेट कहते हैं। ईगल किसका पोयम है, टेनिशन का पोयम है। उसका राइम क्या है, ए, फिर राइम सेकेंड का क्या है, बी बी बी, और ये पोयम किसके बारे में, ईगल के बारे में है, जिसमें दिखता है कि वो ऊपर जाती है माउंटेन के ऊपर, और फिर कैसे वो नीचे की ओर आती है। दूसरा चीज होता है कि जब आप ये कहते हैं कि राइम, तो आपको समझ में आ गया रिदम क्या है। रिदम का मतलब होता है कि द बीट ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों का यूज किया गया है वो कैसे यूज किए गए। जब आप उनको पढ़ते हैं, उनको लाउडली रीड करते हैं, तो उनका बीटिंग क्या क्या बहुत तेजी के साथ आप उसको पढ़ते हैं, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। या एक उसका एक अपना तरीका है उसका करने का। सो यू एट दिस, वो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए कि रिदम है, राइम है, स्टैंजा फॉर्म है। अभी मैं स्टैंजा फॉर्म को लेकर के और भी यहाँ पे बात करूंगा। तो आई थिंक कि यू कम टू नो, ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। Yes, sir. ठीक हो, तो नाउ जस्ट शेयरिंग अनदर इमेज। नाउ दिस टाइम बोर्ड, और उसमें मैं बताऊंगा कि स्टैंजा के और दूसरे भी पैटर्न होते हैं। वो कौन कौन से पैटर्न है, मैं यहाँ पे लिख करके आपको बताऊंगा कौन कौन से पैटर्न है। हियर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ओपन व्हाइट बोर्ड, एंड यू विल कम टू नो कि और क्या क्या पैटर्न है स्टैंजा के। तो एक तो आपको इसको बिल्कुल लिखना है और एकदम से तैयार करना है कि आज का जो कंटेंट है वो बिल्कुल तैयार होना चाहिए। पहला जो स्टैंजा फॉर्म, यहाँ पे मैं हेडिंग लिख दे रहा हूं, स्टैंजा फॉर्म। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि स्टैंजा क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइन दैट सेपरेट द पोएम, अभी उसका डिफिनेशन दिया गया था। सबसे पहले जो स्टैंजा फॉर्म होता है उसको कपलेट कहा जाता है, COUPLET। कपलेट जो होता है वो क्या होता है, 2 लाइन्स स्टैंजा, 2 लाइन्स स्टैंजा, कपलेट। फिर उसके बाद जो आपका और दिया गया था दूसरा, टर्सेट, TERCET, टर्सेट, 3 लाइन्स स्टैंजा। टर्सेट का एक इटालियन स्टैंजा फॉर्म है, उसको हम टर्जा राइमा भी कहते हैं। उसको हम, तो मैं यहाँ पे वो भी लिख दे रहा हूँ, तीसरा टर्जा राइमा, TERZA, टर्जा राइमा, RHYMA, टर्जा राइमा। दैट इज व्हाट टर्जा राइमा इज अ 3 लाइन्स इटालियन स्टैंजा फॉर्म, इटालियन स्टैंजा फॉर्म, फॉर्म अ टाइप ऑफ टर्सेट, टाइप ऑफ टर्सेट का ही एक दूसरा रूप है जो इटली में यूज किया गया था। और इंग्लिश लिटरेचर में जो आपके यहाँ सिलेबस है उसमें पोयम है, ओ टू द वेस्ट विंड बाय PB शेली। इट इज रिटन इन टर्जा राइमा। PB शेलीज
O to the west wind, O to the west wind is composed in Terza Raima. Terza राइमा। वो टू द वेस्ट विंड जो है, जो आपको कंपोज किया गया, किसमें कंपोज किया गया? टर्जा राइमा में कंपोज किया गया। सो यू फाइंड ओ टू द वेस्ट विंड इज कंपोज इन टर्जा राइमा, और टर्जा राइमा में कंपोज किया गया। दीज थिंग्स यू फाइंड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, आपने इसे लिख लिया है या मैं पीछे की स्लाइड फिर से शेयर करूं? हैव यू नोटेड इट? यस सर, नोट कर लिया। ओके, देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया था। मैंने आपको ये बताया है कपलेट मीन्स टू लाइन स्टैंजा। कपलेट का मतलब टू लाइन स्टैंजा। जब 2 लाइन का होगा तो उसको कपलेट कहा जाएगा। ये भी अभी आपके यहाँ आएगा। टर्सेट मीन्स 3 लाइन स्टैंजा। 3 लाइन का भी मैंने एग्जांपल देके बताया था, जो पोयम टेनिशन का ईगल था। फिर मैंने आपको बताया कि टर्जा राइमा। टर्जा राइमा क्या है? ये भी 3 लाइन्स इटालियन स्टैंजा फॉर्म है। कौन सा स्टैंजा फॉर्म है? इटालियन स्टैंजा फॉर्म है। और अ टाइप ऑफ टर्सेट, टर्सेट का ही एक रूप है। पीबी शेली नाम के एक पोएट है, उनकी पोयम का नाम ओ टू द वेस्ट विंड है, और यह टर्जा राइमा में लिखा गया है। फिर आपको चौथा पॉइंट है क्वाट्रेन। क्वाट्रेन 4 लाइन्स स्टैंजा। 4 लाइन की स्टैंजा को क्या कहा जाता है? क्वाट्रेन, 4 लाइन्स स्टैंजा। शेक्सपियर का जो सोनेट है, जो पहला सोनेट है, उसे आज मैं शेयर करूंगा। मैं उसे पढ़ा चुका हूं। शेक्सपियर का जो सोनेट है उसमें 3 क्वार्टेट्स और एक कपलेट है। मतलब ये कि टोटल सोनेट में 14 लाइन होती है। उस 14 लाइन को शेक्सपियर ने 4-4 लाइन के 3 स्टैंजा में बांटा। किसमें बांटा? 4-4 लाइन के 3 स्टैंजा में बांटा है। और जो 2 लाइन बचती है उसको कपलेट कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देना चाहता हूँ कि शेक्सपियर्स, SHAKESPEARES, शेक्सपियर्स sonnets have 3 क्वार्टेट। शेक्सपियर के सोनेट में कितने क्वार्टेट है? 3 क्वार्टेट। 3 क्वार्टेट का मतलब क्या हो गया? एक क्वार्टेट में 4 लाइन, तो 3 क्वार्टेट मतलब 4 3 12 लाइन। 3 क्वार्टेट एंड अ कपलेट। एंड अ कपलेट, कपलेट का मतलब 2 लाइन स्टैंजा, वो राइमिंग करता है, उसमें राइम होगा। सो यहाँ पे मैंने आपको क्या है कि क्वार्टेट मीन्स 4 लाइन स्टैंजा। और शेक्सपियर के बारे में मैंने बात किया कि शेक्सपियर के जो सोनेट है उसमें कितना क्वार्टेट है? 3 क्वार्टेट है। और लास्ट में जो 2 लाइन बचती है उसको क्या कहा जाता है? कपलेट कहा जाता है। बाकी आपको वहां पे मैंने बताया था कि 5 लाइन्स की स्टैंजा को क्या कहा जाता है, ऑलरेडी आप उससे वाकिफ हैं, वो बता दिया गया था। फिर आपको बता दिया गया था कि 6 लाइन्स की स्टैंजा को क्या कहा जाता है? सेस्टेट कहा जाता है, वो भी वहां पे जिक्र कर लिया गया है। और जो सेस्टेट है ये पेट्रार्चल सोनेट में, यहाँ पे मैं वो भी लिख दे रहा हूँ। दैट इज द 5th पॉइंट, आई थिंक ये 5th पॉइंट। सेस्टेट, सेस्टेट आपका 6 लाइन्स स्टैंजा, 6 लाइन्स स्टैंजा। सेस्टेट जो आपका है 6 लाइन्स स्टैंजा है। और जो सेस्टेट होता है 6 लाइन्स स्टैंजा, यू फाइंड इट इन पेट्रार्चल सोनेट। पेट्रार्चल सोनेट पोएट पेट्रार्च एक इटली के, उन्होंने जो सोनेट लिखा उसको पेट्रार्चल सोनेट कहा जाता है। पेट्रार्चल सोनेट जो 14 लाइन का होता था वो ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड किया गया है। तो यू हियर फाइंड की पेट्रार्चल, इटालियन पोएट पेट्रार्च, इटालियन पोएट पेट्रार्च, PETRARCH, Petrarch divided, DIVIDED, divided his sonnet into octave and sestet। into किसमें उन्होंने बांटा है? octave and sestet, octave and sestet। सेस्टेट जो होता है वो 6 लाइन स्टैंजा होता है, और जो ऑक्टेव होता है वो 8 लाइन स्टैंजा होता है। कितने लाइन का स्टैंजा होता है? 8 लाइन का। तो जो हम सेस्टेट की बात कर रहे थे, सेस्टेट का मतलब 6 लाइन्स। तो यू फाइंड 6 लाइन्स वेयर? यू फाइंड 6 लाइन्स इन
द सोनेट ऑफ पेट्रार्च। और उनका जो सोनेट है 14 लाइन का है। तो पहला जो स्टैंजा है वो 8 लाइन का है, और उस 8 लाइन की स्टैंजा ऑक्टेव कहा जाता है। जो लास्ट की 6 लाइन बची उसको क्या कहा जाता है, सेस्टेट कहा जाता है। और उनके जो सोनेट का राइम पैटर्न है, खास करके पेट्रार्च के का जो सोनेट का राइम पैटर्न है, वो राइम पैटर्न भी यहाँ पे मैं लिख देना चाहता हूँ। उनका जो राइम पैटर्न है ए बी बी ए बी बी ए, मतलब ऑक्टेव जो 8 लाइन है ए बी बी ए, वो 8 लाइन इस पैटर्न पर चलेगी। 8 लाइन का मतलब ये ऑक्टेव का राइम पैटर्न हो गया, शुरू की 8 लाइन का। फिर जो है दूसरा पैटर्न क्या है आपका, सी डी ई सी डी ई, ये आपके 6 लाइन का पैटर्न है। इसको क्या कहा जाता है, सेस्टेट कहा जाता है। ये आपका सेस्टेट का हो गया। ये किसके जो है सोनेट का स्टैंजा पैटर्न है, ये आपके पेट्रार्च के सोनेट का स्टैंजा पैटर्न, ए बी बी ए, इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप ऑक्टेव कहेंगे। फिर ये जो दूसरा है सी डी, इसको क्या कहा जाएगा, सेस्टेट कहा जाएगा। ये उसका राइम पैटर्न भी आपको पता हो गया। देन यू कम टू नो, एक और स्टैंजा फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं चौसरियन स्टैंजा, CHAUCERIAN, चौसरियन स्टैंजा। चौसरियन स्टैंजा पोएट चौसर ने किया था, इसका डेवलप किया था। और ये जो है 7 लाइन्स स्टैंजा होता है। क्या होता है, 7 लाइन्स स्टैंजा। चौसरियन स्टैंजा पोएट चौसर ने किया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 7 लाइन्स स्टैंजा कहा जाता है। और राइम रॉयल भी कहा जाता है। ये कैसे पता चलता है, उसके राइम पैटर्न पर पता चलता है। तो राइम पैटर्न यू विल कम टू नो लेटर ऑन। एंड व्हाट इज चौसरियन स्टैंजा मींस, चौसरियन स्टैंजा, चौसरियन स्टैंजा मींस 7 लाइन्स स्टैंजा। एंड देन यू कम टू नो कि ये पोएट, और इसी को हम क्या कहते हैं, और राइम रॉयल, दूसरा नाम है राइम रॉयल, क्योंकि इसको पोएट ने भी यूज किया था, जेम्स फर्स्ट ने, इस वजह से जो है उसको राइम रॉयल भी कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा जो होगा वो आपका क्या है, दैट इज अ अट्वा राइमा। अट्वा, ओ डबल टी ए, अट्टो, अट्टो, ओ डबल टी वी ए, दैट इज अ अट्वा राइमा, ओ डबल टी वी ए, आठवा राइमा, RHYMA। आठवा राइमा जो आपका है 8 लाइन्स है। कितने लाइन का है, 8 लाइन्स। आठवा राइमा एक स्टैंजा फॉर्म होता है जो कितने लाइन का होता है, 8 लाइन्स का होता है। तो ये चीज ध्यान में रखना, आठवा राइमा। जैसे ऑक्टेव 8 लाइन्स का होता है, वैसे आठवा राइमा, बट फर्क क्या होता है, राइम पैटर्न का फर्क होता है। नेक्स्ट है स्पेंसरियन स्टैंजा। स्पेंसरियन स्टैंजा, स्पेंसरियन स्टैंजा एलिजाबेथन पोएट एडमंड स्पेंसर ने इसको किया था, खोज किया था, या उन्होंने यूज किया था। और ये 9 लाइन्स स्टैंजा, 9 लाइन का स्टैंजा होता है, 9 लाइन्स स्टैंजा, 9 लाइन्स स्टैंजा। तो यू कम टू नो अबाउट व्हाट, यू कम टू नो अबाउट स्टैंजा फॉर्म। कुछ मैंने आपको अपने ढंग से भी बता दिया। सो यू फाइंड दिस थिंग, एंड आई होप कि आपने इसे कवर कर लिया है। कि अगर कभी क्वेश्चन आता है कि स्पेंसरियन स्टैंजा क्या है, तो 9 लाइन्स स्टैंजा, चौसरियन स्टैंजा पोएट चौसर के नाम पर, 6 लाइन्स, 7 लाइन्स स्टैंजा। सबका राइम पैटर्न अलग अलग होगा। बाद में आपको ये पता चलेगा कि उसका राइम पैटर्न क्या है, कैसे है, बट हियर यू फाइंड कि ये चीजें अलग रही। अगर आपने इसे कर लिया तो मैं दूसरी इमेज शेयर करूं। नोट हो गया। ओके, या नाउ फॉर्म के बारे में आपको पता चला, आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता चला, आपको रिदम के बारे में, राइम पैटर्न के बारे में, स्टैंजा फॉर्म के बारे में आपको पता चला। कुछ और हैव टू शेयर विद यू, एंड यू फाइंड इट हियर। द सेम थिंग, इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। जो ईगल पोयम है, जहां पे हम लोगों ने उसको छोड़ा था, वहां से है। द फर्स्ट स्टैंजा डिस्क्राइब द ईगल पर्च। पहला स्टैंजा डिस्क्राइब करता है कि ईगल कैसे पर्च्ड हाई, पर्च्ड हाई मतलब ऊपर उड़ान भरता, ऑन द माउंटेन, पर्वत पर। एंड द सेकंड स्टैंजा डिस्क्राइब इट स्वीपिंग डाउन, कैसे वह नीचे आता है।
ब्रेकिंग द पोयम इनटू टू सेपरेट इवेंट्स, और यह पोयम दो सेपरेट इवेंट्स में चलती है। कौन कौन सा दो सेपरेट इवेंट्स है? एक पहले स्टैंजा में दिखाया गया वह ऊपर की ओर जाती है, दूसरे स्टैंजा में ये दिखाया गया वह नीचे की ओर आती है, जो ईगल नाम का पोयम है। द फाइनल वर्ड ऑन ईच लाइन विद इन अ स्टैंजा राइम्स हैंड्स, हैंड्स लैंड्स स्टैंड्स। जो मैंने राइम आपको बताया था ए पहले स्टैंजा का, जो दूसरा राइम है बी, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है। ईच लाइन इन द पोयम हैज 8 सिलेबल। हर लाइन पोयम में कितने, मैंने आपको सिलेबल पहले भी बता दिया था जब आप क्लास में थे। एंड इट हैज अ डिस्टिंक्ट राइम, और इसका एक डिस्टिंक्ट राइम है, और उसको क्या कहा जाता है? आयाम्बिक टेट्रामीटर। आपको मीटर में बाद में बताऊंगा, और आपको मैं तमाम चीजें बताऊंगा कि कैसे आप उसको समझ सकते हैं। तो यू फाइंड हियर व्हाट यू फाइंड, वो किस मीटर में है? आयाम्बिक टेट्रामीटर में है। तो यू फाइंड रिदम, यू फाइंड सिलेबल, ऑल दीज थिंग्स यू कम टू नो। फिर भी मैं थोड़ा सा एक बार और दोबारा लिख करके आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें जो वर्ड आया है, कौन सा वर्ड आया है, सिलेबल आया है, वो क्या है, आयाम्बिक क्या है, मीटर क्या है, तीन शब्द को मैं डिफाइन करूंगा। सो जस्ट क्लोजिंग इट हियर एंड शेयरिंग माय व्हाइट बोर्ड एंड व्हाट इज, क्या क्या चीजें हैं यू फाइंड इट हियर, कि जब हम इसको लेकर के बात करते हैं तो व्हाट डू यू फाइंड, कि एक तो हमें ये ध्यान में रखना है कि मैंने आपको बताया था कि आखिर सिलेबल क्या है। यू फाइंड सिलेबल, सिलेबल, सिलेबल क्या होता है? सिलेबल मीन्स पार्ट ऑफ वर्ड, पार्ट ऑफ वर्ड और अ होल वर्ड वेयर साउंड्स स्टॉप नेचुरली, स्टॉप naturally during pronunciation, during pronunciation. So you find this is a very significant point, and what is that? मैंने आपको लिखा कि जो सिलेबल होता है वह किसी भी शब्द का एक हिस्सा हो सकता है, या हो सकता है कि एक पूरा शब्द हो। जब आप किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जहां पर आपकी आवाज नेचुरली रुक जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको सिलेबल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इफ आई टॉक अबाउट कि यू कैन टेक एनीथिंग, अगर हम बात करें एक शब्द है, जैसे कई बार मैंने एक क्लास में दिया था ब्यूटीफुल एक शब्द है। अब जब आप ब्यूटीफुल का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो सबसे पहले आपका साउंड कहाँ पे जाके रुकता है? व्यू पर, फिर कहाँ पे रुकता है? टी पर, फिर कहाँ पे रुकता है? फुल पर। इसका मतलब ये हो गया कि यह जो शब्द है ब्यूटीफुल, इसमें 3 सिलेबल आया हुआ है। इसको अलग करने का तरीका है ब्यूटीफुल, इस पे 3 सिलेबल आया हुआ है। तो एक जो शब्द होता है उसमें उसमें हो सकता है एक ही सिलेबल हो, और हो सकता है एक से अधिक सिलेबल हो। जैसे एक मैं दूसरा शब्द लेता हूं, अगर मैं वर्ड यूज करूं सो, SOW, सो माने बोना, तो हमें पता है कि ये जो सो शब्द है ये केवल एक शब्द है। जैसे कहते हैं कि बीज को बोना, या इस तरह का जो वर्ड यूज किया जाता है, तो सो केवल क्या है? एक शब्द है। और हम इसका जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमारा साउंड जाकर के नेचुरली यहीं पर रुकता है, तो इसमें केवल एक ही सिलेबल आया हुआ है। तो एक सिलेबल वाले भी शब्द हो सकते हैं, एक से अधिक सिलेबल वाले भी शब्द हो सकते हैं। जब एक सिलेबल वाला शब्द आता है तो उसको मोनो सिलेबल कहा जाता है। मोनो माने सिंगल, मोनो माने सिंगल। जैसे आपको याद होगा ड्रामेटिक मोनोलॉग, मोनो माने सिंगल, लॉग माने स्पीकर। एक ऐसी पोयम जिसमें केवल एक सिंगल स्पीकर होगा, वह कौन सा सिंगल स्पीकर था? ड्यूक था, जो केवल पूरी पोयम में लगातार बोला हुआ। आप लोगों ने वो पोयम उसमें वॉच कर लिया है? यू कैन रिस्पॉन्ड मी। यस सर। सब समझ में आ गया था? जी। पर्सन,
So you find what you find कि beautiful and so these are the words, और इन words को आप देखते हैं और समझते हैं कि how you can understand, कैसे आप इसको लेकर के समझ सकते हैं या चल सकते हैं. तो you find these things. Now अगर जब आप इन शब्दों को लेके बात करेंगे तो ये क्या कहा जाता है, इसको हम सिलेबल कहते हैं. अब सिलेबल के बाद ये होता है कि जब दो सिलेबल, अगर किसी शब्द में दो सिलेबल आता है तो उन दोनों सिलेबल को मिला करके वन फूट बनता है. तो ध्यान में रखना आपको, टू syllable, two syllables mean one foot. किसी भी चीज में सबसे पहले सिलेबल देखा जाता है, फिर उस सिलेबल को जोड़ करके क्या चीज तैयार किया जाता है, फूट तैयार किया जाता है. मतलब अगर दो सिलेबल जुड़ेगा तो एक फूट होगा. जैसे ब्यूटीफुल में तीन सिलेबल आया था, तो तीन सिलेबल अगर होगा तो वो 1.5 फूट. भी पहले सिलेबल देन फूट. अगर कोई पूछता व्हाट इज फूट में, सिलेबल, दो सिलेबल को जोड़ करके. अब उसके बाद एक शब्द आया हुआ था कि मीटर. मीटर क्या है? मीटर स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस पैटर्न ऑफ वर्ड्स. स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस पैटर्न ऑफ वर्ड्स. जब आप किसी भी पोयम को पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका तो आपको बहुत जोर देना पड़ता है. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको आप बहुत ही आहिस्ता से उसका उच्चारण करते हैं. तो यह जो पैटर्न होता है उसको क्या कहा जाता है? मीटर कहा जाता है. मीटर मीन्स स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस पैटर्न ऑफ वर्ड्स. जब भी हम किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं तो जो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का पैटर्न होता है वही हमारा क्या कहा जाता है? मीटर कहा जाता है. स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस पैटर्न ऑफ वर्ड्स. और वर्ड्स को हम उसी हिसाब से डिजाइन करते हैं. तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन मेट्रिकल फॉर्म. सिस्टमेटिक अरेंज ऑफ वर्ड्स इन मेट्रिकल फॉर्म. यहाँ पे इसका हम और भी पैटर्न बता दे रहे हैं कि जैसे दैट इज व्हाट की सिस्टमेटिक, SYSTEMATIC, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स. जब शब्दों को सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया जाता है कि कौन सा शब्द स्ट्रेस वाला होगा, कौन सा शब्द अनस्ट्रेस वाला होगा, तो ये जो पैटर्न होता है उसको क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं. मीटर मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स. Now the next point I want to tell you, the next point I want to share with you, and what is that? Systematic arrangement of words. Next point, आयाम्बिक शब्द आया था. आयाम्बिक मीटर का एक रूप होता. आयाम्बिक का मतलब होता है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन. अनस्ट्रेस्ड सिलेबल is followed by stressed one, is followed by stressed. इसका मतलब ये होता है कि शुरू में जब आप मीटर का यूज करते हैं तो उसमें कई तरह के मीटर होते हैं, लेकिन उनमें से एक मीटर ऐसा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं कि आयाम्बिक. आयाम्बिक का मतलब होता है कि उसमें जो भी सिलेबल आएगा, पहला सिलेबल अनस्ट्रेस होगा, उस पर जोर नहीं दिया जाएगा. दूसरा सिलेबल जो आएगा वह स्ट्रेस होगा. तो ये आपको रटना पड़ेगा कि अनस्ट्रेस. जैसे जितना भी पोयम लिखा गया है जॉन मिल्टन का, विलियम शेक्सपियर का, या अभी आपको मैंने माई लास्ट डचेस पढ़ाया वो, या आपको मैंने जो है ब्रेक 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 पढ़ाया, वो सब आयाम्बिक मीटर में. उसमें पहला सिलेबल आपका क्या है? स्ट्रेस है. These things you find. I will take थोड़ा सा समय और लेंगे, एक दो इमेज और शेयर करना है बस, उसके बाद मैं आपका क्लोज करूंगा क्योंकि आप and here you find here here you find
देयर आर मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के कई रूप होते हैं। कॉमन है कि जो एक कॉमन फॉर्म है वो बैलड है, सोनेट है, हाइकू है, लिमरिक है, ओड है, एपिक है, एक्रोस्टिक है होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो फॉर्म जो पोइट्री होता है मेजर तौर पे वो दो सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, वो मैं अभी ये फॉर्म्स ऑफ पोइट्री उसमें कौन कौन सी पोयम आती है। एक्रोस्टिक द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच फॉर्म होता है पोइट्री का, वर्ड हो लेटर, हर पोयम लेटर होगा, ईच लाइन स्पेल, उसमें जो स्पेलिंग होगी आउट ऑफ वो कैसा होगा, नहीं होगा, वर्टिकल फॉर्म में। तो एक ध्यान में आपको रखना है कि across the poem where the first letter of each line spells out a word vertically। दूसरा क्या है, is a funny 5 line poem, होता 5 लाइन 5 लाइन पोयम विद अ राइम स्कीम, और उसका राइम स्कीम डबल ए डबल बी, पहली लाइन ए, दूसरी लाइन ए, तीसरी लाइन बी, चौथी लाइन बी, पांचवी लाइन ए, लाइन तीसरी चौथी से फिर 5 लाइन करेगा। तो लाइन क्या है, फनी 5 लाइन विद अ राइम, इतना आपको ध्यान में रखना। हाइकू क्या, सबसे छोटी पोयम हाइकू होती है, ये पूछा जा सकता है। 3 ये कितनी लाइन का होता है, कट रही है और सिलेबल कितना होगा, 70 होगा। जा रही है, हेलो जी सर। आवाज मेरी जा रही है? सर कट कट के आ रही है। आप जी आ रही है सर, आवाज कट रही है, नो सर नहीं, ब्रेक सर, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी बार बार, ये कब से? सर अभी थोड़ी देर से। ठीक है, मुझे लेट मी एक्सप्लेन इट। ये स्लाइड समझ नहीं आई है। तो या मैं फिर से इसको करता हूं और मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री उसमें बता रहे हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में क्या है, बैलड है, जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, यहाँ पे उन्होंने बताया कि बैलड है, और आप की बैलड है, सोनेट है, ये सब फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, ओड है, एपिक है, एक्रोस्टिक है, तो एक हर लेटर क्या होगा, वर्टिकली होगा। 5 लाइन्स पोयम होता है, कितनी लाइन्स का पोयम, 5 लाइन्स पोयम, फनी पोयम होगा। हाइकू है, हाइकू में कितना लाइन होगा, 3 लाइन्स होगा, अब 17 सिलेबल, और इसमें कितना सिलेबल होगा, 7 सिलेबल। सो यू फाइंड व्हाट कि जो हाइकू होता है इसमें 3 लाइन्स, लाइन 1 हैज 5 सिलेबल होगा, जो दूसरी लाइन होगा उसमें 7। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइकू जो है 3 लाइन होगी, उसमें 5 सिलेबल होगा, और 7 सिलेबल, उसमें 7 होगा, और लाइन 3 में 5, ये रटना पड़ेगा। हाइकू में टोटल 3 लाइन्स होगी, लाइन में पहली 3 लाइन्स में 5 सिलेबल, दीज थिंग्स यू फाइंड। Find what, then you find a very शेक्सपियर सोनेट, मैंने अभी आपको बताया कि शेक्सपियर सोनेट है 40 लाइन, जो शेक्सपियर सोनेट होता है उसमें 40 लाइन्स होता है, और उसमें 12 लाइन्स को बांटा जाता है, सॉरी क्वार्टेट में बांटा जाता है, क्वार्टेट मींस 4 लाइन्स स्टैंजा। शेक्सपियर का जो राइम पैटर्न है ए बी सी डी ई एफ जी जी, ठीक, और all these things you find। So what I want to tell you, haiku, limerick, or caustic, and you came to know about Shakespeare sonnet 40 लाइन्स का होता है,
और इसमें जो है आपका क्या होता है 12 लाइन्स, तीन तीन चार चार लाइन के 3 स्टैंजा में बढ़ता है, जिसको क्वाट्रेन कहा जाता है, उसका राइम पैटर्न। इसके बाद एक और इमेज मुझे शेयर करनी है, आई हैव टू शेयर अनदर इमेज। You find this form. You find कि centuries ballad, जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है उसमें से क्या होता था, बैलड्स वर इजी टू रिमेंबर एज दे यूज्ड फॉर एंड अल्टरनेट राइम। आपको कुछ नहीं समझ तरह का पोयम होता है, शार्ट पोयम इन यू कैन से कि पोयम इन नैरेटिव फॉर्म। बैलेड एक है जिसमें कहानी सुनाई जाती है। जैसे अगर आपको याद होगा इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा ला बिली डेम सांस बरसी करके जानकी का, वो बैलेड का एग्जांपल है। पोएट्स परफॉर्मिंग एट कोर्ट क्रिएटेड क्लेवर पोयम, जो पोएट्स कोर्ट उन्होंने क्लेवर परफॉर्म किया था उसको क्या कहा जाता है, सेस्टिनास, टू शो ऑफ देयर वर्ड स्किल। सेस्टिनास एक ऐसी पोयम है जिसमें वर्ड स्किल होता है, बहुत चतुराई से शब्दों का निर्माण किया जाता है। विलास पोयम होता है 16th सेंचुरी में आया था, इज एन एग्जांपल ऑफ अ पोयम दैट टेक्स ग्रेट टेक्निकल राइट। वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉडर्न विलानेली बाय वेल्स पोएट डायल, एक विलानेली पोएट थे, और ऐसा कहा जाता है कि ये 90 लाइन पोयम होता था विलानेली। द विलानेली इन्वेंटेड इन द 16th सेंचुरी, और 16th सेंचुरी में इन्वेंट किया गया था। डायलन थॉमस मॉडर्न एज की एक विलानेली पोयम वेल नोन पोएट्स रहे हैं, और ये 90 लाइन। तो यू केम टू नो अबाउट बैलड की बैलड एक पोएम जाती है लाबिली डेम सांस बरसी, मैंने आपको बताया। सेस्टिनास जो है वे पोयम ऐसी पोयम होती जो पोएट कोर्ट में रहते थे और उन्होंने अपने वर्ड स्किल के माध्यम से उसको किया, उसको सेस्टिनास कहा जाता है। विलानिली 90 लाइन्स पोयम होती है। नाउ शेयरिंग यू द लास्ट इमेज, एक लास्ट, एंड यू फाइंड इट देयर। नाउ यू फाइंड कि लुकिंग एट दिस थिंग, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। द पोएम्स फॉर्म यूजुअली रिफ्लेक्ट व्हाट द पोएम्स इज अबाउट। जो पोएम्स का जो फॉर्म होता है, जो हम लोग बात कर रहे थे, वो फॉर्म खुद ही बताता है कि पोएम किसके बारे में है या क्या कहना चाहता है। फॉर एग्जांपल अ हैप्पी पोएम माइट हैव शार्ट बाउंसी लाइन, जो भी हैप्पी पोएम होगा उसमें लाइनें छोटी होंगी। इन एलियंस स्टोल माई underpants, Brian Moses uses a catchy rhyme and beat to suggest a funny tale being told to understand the ways of alien beings. ये फनी पोएम्स का एग्जांपल है, और वो जो है आप की पोएम किस तरह जा रही है। और जो पोएम अबाउट सी में यहाँ पे दिखाया गया कि ये सब, तो ये जो दो एग्जांपल दिए गए हैं, एक इसके लिए दिए गए ओनली टू टेल यू अबाउट की पोएम का फॉर्म क्या कहता है। तो एक पोयम है जिसका नाम एलियन स्टोल माई अंडर पैंट्स, ये पोयम जो है ब्रायन मॉजेस की है, इसमें इसका एग्जांपल दिया गया है कि फॉर्म क्या कह रहा है। दूसरी पोयम है अ पोयम अबाउट द सी माइट यूज लॉन्ग फॉलोड बाय शॉर्ट लाइंस टू सजेस्ट द डायरेक्शन ऑफ वेव्स ब्रेकिंग इन द पोयम आइलैंड मैन ग्रेस निकोलस Nichols uses long and short lines to suggest the sea. Look at the pattern in stanza. So you find the pattern stanza. Morning and island man wakes up to the sound of blue surf. All these things you here find. Nothing more. Now the sharing you with you the last. You can go. You find. राइट अबाउट फॉर्म, जब हम फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट टू डू मोर देन जस्ट आइडेंटिफाई व्हाट फॉर्म इज। वी हैव टू थिंक व्हाई द पोएट चूज इट एंड व्हाट इफेक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि पोएट क्या चूज करना चाहता है, उसका क्या इफेक्ट है। दे वांटेड इफ अ पोएम अबाउट वार, अगर कोई वार के बारे में है, पोएम हैज अ रिदम दैट साउंड्स लाइक मार्चिंग,
अगर कोई पोयम वार के बारे में होगा तो उसमें जो भी रिदम होगा वह मार्चिंग वगैरह का होगा. दिस वुड बी वर्थ राइटिंग अबाउट. When you write a poem, it is worth starting with the shape of the poem on the page, the number of stanzas and lines, and whether there is a rhyme scheme or other pattern. How do these things? All these things you find कि form का बहुत importance होता है. So you came to know about forms of poetry, and I think कि सर ये फाइल में लिखना है, ये कॉपी में अपना आपको अपनी कॉपी में अभी तैयार करना है. You have to prepare it in your copy, notebook में आपको तैयार. Okay, so now just closing, and I think you have enjoyed this session. Thanks for, and I have done today forms को लेकर के और तमाम चीज. We will meet tomorrow. कल हम और आगे बात करेंगे इसको लेकर के. Okay, now we have Afan, Aksa, Arsala, Asif, Riza, Amin, Taslim, Zainab, Nahid, and Basit. We will meet tomorrow, and we will discuss some other point. Okay, thanks.